हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्याख्या करेंगे साउथ की दमदार और यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी महाराजा को, जिसने रिलीज होते ही लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया है, जो कि पॉसिबल हुआ है विजय सर की दमदार एक्टिंग, मूवी की स्टोरी और एक बेहतर डायरेक्शन की वजह से। अब शॉर्ट में बताऊं तो ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो पुलिस स्टेशन आता है अपने किसी सामान की चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सामान चोरी हुआ है वो कोई कीमती चीज जैसे कि सोना, चांदी वगैरह या पैसे होंगे, बट नहीं। दरअसल जो चीज चोरी हुई है वो है मात्र एक कचरे का डिब्बा। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। ये आदमी अपने कचरे के डिब्बे की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने आया है। तो अब बिना विलंब शुरू करते हैं इस दमदार मूवी की समीक्षा को। तो मूवी शुरू होती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर महाराजा को दिखाने से, जो कि एक नाई होता है और एक सैलून में बाल काटने का काम करता है। वह आज अपने मालिक से छुट्टी के लिए पूछता है और कहता है कि मालिक, मुझे अपनी पत्नी को बाजार लेकर जाना है। लेकिन उसका मालिक कहता है कि पहले ही दुकान में ग्राहक कम आते हैं और ऊपर से तुम चले जाओगे तो ग्राहकों के बाल कौन काटेगा, इसलिए कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अब महाराजा की बात करें तो यह बड़ा ही सिंपल बंदा है और इसके लिए हंसी क्या होती है ये इसे पता ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा शांत और चुप रहता है। महाराजा की एक वाइफ और बेटी भी है और अभी वह अपनी बेटी के लिए एक टॉय स्टोर से टेडी बियर खरीद रहा है। वह अपनी पत्नी को एक टेडी बियर दिखाता है जो कि एक घर के छोर पर अपनी बेटी के साथ बैठी होती है। उसकी पत्नी को टेडी बियर पसंद नहीं आता है तो वह दूसरा टेडी बियर लेकर आता है और ये वाला उसकी पत्नी को पसंद आ जाता है। तो फिर क्या वह इस टेडी बियर का बिल बनवाने लगता है। तभी वह इसी स्टोर पर एक मूर्ति को देखता है जो कि उसे बहुत पसंद आती है, इसलिए वह इसका भी बिल बनवाने को कहता है। लेकिन तभी एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह सीधा उसी घर में घुस जाता है जहां पर उसकी पत्नी और डॉटर बैठी हुई थी। ये देखकर महाराजा के हाथ से वह मूर्ति छूट जाती और गिरकर बिखर जाती है और मूर्ति की ही तरह महाराजा भी बिखर जाता है, क्योंकि इस हादसे में उसकी पत्नी मारी जाती है। पर लकील उसकी बेटी इस हादसे में बच जाती है। वो कैसे, वो आगे पता चलेगा। अब कहानी कुछ साल आगे आती है। महाराजा की बेटी ज्योति को देखते जो कि अब बड़ी हो चुकी है और 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह अपने बारे में बताती है कि उसकी पढ़ने में भले ही रुचि ना हो पर लेकिन उसकी स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है। उसकी फेवरेट टीचर है आशीर्वाद, जो कि एक पीटी टीचर है। आशीर्वाद एक बहुत अच्छी टीचर है जो कि ज्योति का बहुत ध्यान रखा करती थी। ज्योति के घर में उसके पिता महाराजा और लक्ष्मी, ये 3 लोग हैं। पर लक्ष्मी कोई इंसान नहीं बल्कि एक कचरे का डिब्बा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब कुछ साल पहले वह हादसा हुआ था तो उस हादसे में महाराजा की पत्नी तो मारी गई थी, लेकिन उसकी बेटी को एक कचरे के डिब्बे ने कवर कर लिया था, जिससे जब घर की छत उस पर गिरी तो वह बच गई थी। इसलिए तभी से ये कचरे का डिब्बा इनके लिए भगवान समान हो गया। इसलिए हर हफ्ते में एक बार ये दोनों कचरे के डिब्बे को नहलाते हैं, उस पर तिलक लगाते हैं। अब इस वक्त तक महाराजा ने अपना खुद का सैलून खोल लिया था जहां गोपाल दादा काम किया करते थे। महाराजा भले ही मालिक था पर गोपाल दादा मालिक की तरह इस सैलून को संभालते थे। अब महाराजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यकीन नहीं होता तो आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बार स्कूल के प्रिंसिपल ने महाराजा को स्कूल बुलाया और कहा कि तुम्हारी बेटी ज्योति ने एनुअल फंक्शन के दिन आए चीफ गेस्ट के जूस में शराब मिला दी थी और उसकी सरगत की वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन बहुत गिर गई है। तो ये लो अपनी बेटी की टीसी और इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। महाराजा कहता है कि नहीं सर, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। प्रिंसिपल कहता है कि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी बेटी के बैग में से शराब की बोतल मिली है। महाराजा कहता है कि जो कुछ भी हो पर मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। तभी आशीर्वाद एक लड़के को लेकर यहाँ आती है और प्रिंसिपल से कहती है कि चीफ गेस्ट के जूस में शराब ज्योति ने नहीं बल्कि इस लड़के ने मिलाई थी। वह प्रिंसिपल को उस लड़के की पिक्चर भी दिखाती है। प्रिंसिपल उस लड़के का थप्पड़ मारता है और कहता है कि कल तुम अपने बाप को लेकर स्कूल आना। साथ ही वह महाराजा से भी कहता है कि इस बार तो तुम्हारी बेटी बच गई, लेकिन अगली बार ये कुछ भी हरकत करेगी तो इसे सीधा टीसी दूंगा। तो अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। महाराजा कहता है कि सर, आपने मेरी बेटी का दिल दुखाया तो आप उससे माफी मांगिए। प्रिंसिपल कहता है कि अब मैं तुम जैसे छोटे लोगों से माफी मांगूंगा। महाराजा कहता है कि आपको उससे माफी तो मांगनी पड़ेगी वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब प्रिंसिपल गार्ड्स को बुलाता है और उनसे महाराजा को बाहर निकालने को कहता है। महाराजा भी एक पाइप को कसकर पकड़ लेता है और सभी गार्ड्स उसको खींचने में लगे रहते हैं, लेकिन महाराजा जिद पर अड़ा रहता है कि आपको मेरी बेटी से माफी मांगनी पड़ेगी। सारे गार्ड्स उसको खींचने में लगे रहते हैं, लेकिन महाराजा पाइप को ऐसे पकड़े रहता है कि पाइप टेढ़ा हो जाता है और दीवार पर भी दरार पड़ जाती है, लेकिन महाराजा टच से मस नहीं होता है। तब ये देखकर प्रिंसिपल पसीना पसीना हो जाता है और फाइनली वह ज्योति से माफी मांग लेता है। तब महाराजा भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन ज्योति महाराजा से कहते हैं कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स कैंप लगा है तो इसलिए मैं 7 दिनों के लिए कैंप में जा रही हूँ, तो आप अपना ध्यान रखना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना और सबसे जरूरी बात लक्ष्मी की सफाई करना मत भूलना। फिर महाराजा ज्योति को बस तक छोड़ने जाता है और आज पहली बार ज्योति महाराजा से 7 दिनों तक दूर रहने वाली थी। इसके बाद सीन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। हम महाराजा को देखते जो कि अपने घर पर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके घर में चोरी हुई हो और चोरों ने महाराजा को पीटा हो। तभी एक सांप महाराजा के ऊपर से होता हुआ खिड़की से बाहर जाने लगता है, जिससे खिड़की पर रखा हुआ एक गिलास नीचे गिर जाता है और महाराजा की आंख खुल जाती है। फिर अगले दिन महाराजा एक पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ इंस्पेक्टर से कहता है कि कल रात मेरे घर पर चोरी हुई थी, चोरों ने मुझे बहुत मारा, तो इसलिए मैं यहाँ चोरी की FIR दर्ज करवाने आया हूँ। हेड कांस्टेबल कहता है कि तुम मुझे विस्तार से बताओ कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। महाराजा बताता है कि कल रात में सैलून से फ्री होकर घर आया, गमले में से चाबी निकाली और
दरवाजा खोलकर अंदर हॉल में आया। फिर मैंने लाइट ऑन की और अपना बैग उतारकर नीचे बिस्तर पर रखा। फिर कपड़े चेंज करने जैसे ही कमरे में गया तो मुझे पीछे से टप की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे 2 आदमी खड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत मेरा मुंह जकड़ लिया। तब मैंने दांतों से एक आदमी का हाथ काट लिया। तभी हॉल में से एक आदमी आया और उसने मेरे सिर पर रोड से मारा, जिससे मैं नीचे गिर गया। फिर उन तीनों ने मुझे बहुत मारा और लक्ष्मी को लेकर चले गए। आप प्लीज मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए। हेड कांस्टेबल ये सब सुनकर कहता है कि अच्छा तो एक बात बताओ, ये लक्ष्मी क्या है? क्या सोना चांदी या पैसे वैसे कुछ है क्या? महाराजा कहता है कि नहीं सर। हेड कांस्टेबल कहता है तो अच्छा तुम्हारी वाइफ या डॉटर है क्या? महाराजा कहता है नहीं सर। हेड कांस्टेबल कहता है तो फिर ये लक्ष्मी क्या है? तब महाराजा उसे एक पिक्चर दिखाता है और कहता है कि मैं और मेरी बेटी जिसे पकड़े हुए वो लक्ष्मी है। हेड कांस्टेबल कहता है कि ये तो कचरे का डिब्बा है और तुम कचरे के डिब्बे की चोरी होने की FIR लिखाने आए हो, मतलब इतनी देर से तुम मेरा टाइम जाया कर रहे थे। हेड कांस्टेबल गुस्से से लाल पपीता हो जाता है और वह महाराजा को फौरन यहाँ से जाने को कहता है। महाराजा कहता है कि आपको मेरी लक्ष्मी को ढूंढना ही होगा, नहीं तो मैं बड़े अधिकारियों के पास जाऊंगा। हेड कांस्टेबल कहता है कि पुलिस का काम बस कचरे के डिब्बे को ढूंढने का ही रह गया है, तो तुझे अब जहाँ जाना है जा, पर यहाँ से निकल। सभी पुलिस वाले महाराजा को यहाँ से निकालने लगते हैं, लेकिन महाराजा एक दीवार के कस्तर को पकड़ लेता है। सभी पुलिस वाले दम लगाकर महाराजा को खींचने लगते हैं, पर महाराजा उस कस्तर को इतना टाइट पकड़े रहता है कि वह कस्तर टूट जाता है और स्टेशन का सारा सामान बिखर जाता है और पुलिस स्टेशन का सत्यानाश हो जाता है। फिर इसके अपोजिट हम एक गैराज पर काम करने वाले आदमी को देखते हैं, जिसके पास उसका एक कस्टमर आता है और उससे कहता है कि कल जो मैंने तुम्हें कार रिपेयर करने के लिए दी थी, उस कार में मेरे फेवरेट हीरो द्वारा दिया हुआ चश्मा था, जो कि अब उसमें नहीं है, तो बता मेरा चश्मा कहाँ है? गैराज वाला आदमी कहता है कि सर आपकी कार मेरे दोस्त धना के पास थी, शायद उसे पता हो। तभी यहाँ धना आता है तो वह कस्टमर उससे पूछने लगता है कि कल सारे दिन मेरी कार तेरे पास थी, तो बता मेरा चश्मा कहाँ है? धना कहता है कि मुझे चश्मे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तब वह कस्टमर धना को बहुत पीटता है और कहता है कि कल तक अगर मुझे मेरा चश्मा वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह कहकर वह यहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि धना बहुत गुस्से में उस कस्टमर को घूर घूर कर देख रहा था। इसके बाद शाम को हम उसी कस्टमर को देखते हैं जो कि एक बार में बैठा दारू पी रहा था। तभी यहाँ धना आता है और उसकी आंखों के सामने उसके चश्मे को तोड़ देता है और उस कस्टमर और उसके आदमियों को पीटने लगता है। वह उस कस्टमर को बहुत पीटता है क्योंकि आज दिन में उसने धना को जो पीटा था। इसके बाद धना यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम वरदराज नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि उसी पुलिस स्टेशन में आया होता है। यहाँ वह देखता है कि पूरे पुलिस स्टेशन का सत्यानाश हुआ पड़ा है, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तो वह सब पुलिस वालों की तरफ देखता है और कहता है कि यह सब क्या है, कोई पार्टी हुई थी क्या यहाँ पर? सभी पुलिस वाले महाराजा की तरफ पॉइंट करते हैं। तब वरदराज महाराजा से पूछता है कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? तब महाराजा उसे वही कहानी बताने लगता है कि वह घर पर आया, बैग उतारा और 3 आदमियों ने उसे पीटा वगैरह। तब ऐसा ही कहता है कि सर ये सुबह से ही एक ही कहानी बता बताकर पका रहा है। दरअसल इसका कचरे का डिब्बा चोरी हो गया है, जो शायद 300 साढ़े 300 को होगा और उसके लिए ही इसने ये सारा हंगामा मचा रखा है। वरदराज कहता है क्यों भाई, एक कचरे के डिब्बे के लिए तुमने ये हंगामा मचा रखा है? तो ये लो 500 रुपए और दफा हो जाओ यहाँ से। महाराजा कहता है कि मुझे पैसे नहीं, मेरी लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी क्या, कचरे का डिब्बा? तो तुमने उसका नाम भी रख रखा है? वरदराज कहता है। फिर वरदराज गन उठाता है और धमकाकर बड़ी मुश्किल से महाराजा को यहाँ से बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद महाराजा फिर से आता है और वो वरदराज को 40,000 रुपए देता है और कहता है कि ये 40,000 रुपए एडवांस रखिए, अगर आपने मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दिया तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। अब इतने पैसों के लिए वरदराज के मुंह से पानी टपक पड़ता है और वह महाराजा की FIR दर्ज कर लेता है। फिर वह महाराजा के घर पर आता है छानबीन करने के लिए, लेकिन यहाँ उसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। अब महाराजा उसे पुलिस स्टेशन में दिन भर बैठा रहता था और इंतजार करता रहता था कि कब पुलिस वाले उसके कचरे के डिब्बे को ढूंढ कर लाए। तभी इसी पुलिस स्टेशन में वह गैरेज वाला आदमी आता है जो कि अपने दोस्त धना के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया था, क्योंकि धना उसके पैसे लेकर कहीं गायब हो गया था। हेड कांस्टेबल उसे अपने दोस्त की फोटो लेकर आने को कहता है। तब गैरेज वाला आदमी धना की फोटो लेकर आता है और हेड कांस्टेबल का वेट करते हुए महाराजा के साथ बैठ जाता है। तभी महाराजा की उस फोटो पर नजर पड़ती है और उसे कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले जब वह बेहोश घर में पड़ा हुआ था और जैसे ही एक सांप उसके ऊपर से होता हुआ गुजरा और उसकी आंख खुली तो उसकी नजर एक कार के बिल पर पड़ी। उस बिल पर कार का मॉडल नंबर, प्लेट नंबर लिखे हुए थे। इसलिए अगले दिन महाराजा उसे कार के ओनर के पास जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही कस्टमर होता है जिसे धना ने पीटा था। और शायद ये सीन पास्ट में था क्योंकि यह कस्टमर उसे बार में बैठा दारू पी रहा था। महाराजा उसके पास जाता है और उसे कार का मॉडल नंबर बताता है और पूछता है कि क्या ये कार आपकी है? वह कस्टमर कहता है कि हाँ ये कार मेरी है। और क्या उसने तुम्हारी भी कोई चीज चुराई है? क्योंकि कल इस कार को एक आदमी लेकर चला गया था। अगर कार लेकर जाता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, पर साला मेरा चश्मा लेकर फरार हो गया। महाराजा उससे पूछता है कि जो आपकी कार को लेकर गया था अभी वो कहाँ होगा? तभी यहाँ धना आता है और उस कस्टमर के चश्मे को तोड़ता है और उसे पीटने लगता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक बार फिर से हमें वही सीन बताया जाता है और इस बार इस सीन में हमें एक्स्ट्रा में बताया जाता है कि धना जब उस कस्टमर को पीटने आया था तब महाराजा भी यहीं पर मौजूद था। वह कस्टमर धना से कहता है कि कल तुम मेरी कार लेकर गए और आज तो मुझे ही पीट रहे हो। अब कस्टमर की ये बात सुन महाराजा को पता चल जाता है कि धना ही उस कस्टमर की कार को लेकर गया था, क्योंकि महाराजा को अपने घर में उस कार का बिल मिला था और हो सकता है शायद धना भी उन्हीं 3 आदमियों में से एक हो जिसने
महाराजा के घर चोरी की हो, तभी तो वह बिल महाराजा के घर पर था, क्योंकि ऑब्वियसली धना महाराजा के घर पर चोरी करने आया हो और उसके हाथ से वह बिल वहीं छूट गया हो। खैर महाराजा धना का पीछा करने लगता है। वह उसका पीछा करते हुए एक सुनसान गोदाम पर आ जाता है। तभी धना महाराजा पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। धना उससे कहता है कि हमें तुम्हें तभी मार देना चाहिए था जब हम तेरे घर में घुसे थे, तो कोई बात नहीं, वह काम मैं अभी कर देता हूँ। यह कहकर वह अपने आदमियों से महाराजा को मारने को कहता है, लेकिन महाराजा उन सभी आदमियों को मारते हुए धना को पकड़ लेता है। वह धना से पूछता है कि बताओ उस रात तुम्हारे साथ मेरे घर में घुसने वाले 2 आदमी कौन थे। अब दोस्तों आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ी ही देर में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब धना पहले तो बताने से मना करता है, लेकिन जब महाराजा उसे टॉर्चर करता है तो वह बताता है कि उन 2 आदमियों में से एक अभी पुलिस स्टेशन में काम करता है, अब ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। तभी धना किसी चीज से महाराजा पर हमला कर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन महाराजा एक तलवार से धना का सिर काट देता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और तब हम समझ पाते हैं कि महाराजा इस पुलिस स्टेशन में खाली कचरे के डिब्बे की चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने नहीं आया था, बल्कि वह तो पुलिस स्टेशन में काम करने वाले ऐसे शख्स को ढूंढने आया था जिसके बारे में धना ने महाराजा को बताया था। खैर तभी पुलिस स्टेशन में वही कस्टमर आता है जिसे धना ने बहुत पीटा था, क्योंकि पुलिस ने ही उसे बुलाया था, क्योंकि धना के गायब होने से पहले आखिरी बार उसी के साथ धना की लड़ाई हुई थी, इसलिए सीधा शक उसी पर था। वह कस्टमर पुलिस वालों को बताता है कि हाँ मेरा धना के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन उस दिन उसने मुझे बार में बहुत पीटा, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हाँ, जिस रात धना ने मेरी पिटाई की थी उस दिन एक आदमी उसके बारे में पूछताछ करने आया था, उसका नाम शायद इलाया राजा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इस कस्टमर को महाराजा का नाम याद नहीं आ रहा था, इसलिए महाराजा यहाँ बाल बाल बच जाता है। अब दोस्तों हमें मूवी के बीच बीच में महाराजा की बेटी ज्योति की 1-2 बार झलक दिखाई गई है, जब वह स्पोर्ट्स कैंप में गई हुई थी। इसके साथ ही हमें बीच बीच में एक सेल्वन नाम के आदमी की कहानी भी बताई गई है। सेल्वम की बात करें तो सेल्वम अपने 2 दोस्तों के साथ दूसरों के घरों में चोरी करने का काम करता है, और जिस घर में भी ये चोरी करने जाता है वहाँ पहले तो घर में रहने वाली औरतों का इसके दोस्त रेप करते हैं और फिर बाद में ये उन सबको जान से मार देते हैं। सेल्वम की एक सेल्वी नाम की वाइफ और एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम अम्मू था। सेल्वम कहीं पकड़ा ना जाए इसलिए वह वायर और बल्ब बेचने का काम करता है, ताकि किसी को भी उसकी सच्चाई के बारे में पता ना चले। यहाँ तक कि उसकी वाइफ सेल्वी को भी पता नहीं था कि सेल्वम चोरी, मर्डर आदि का भी काम करता है। और सेल्वम के घर में हम उसी कचरे के डिब्बे को देखते हैं। कहीं सेल्वम ने ही तो महाराजा के घर से यह कचरे का डिब्बा नहीं चुराया। अब एक दिन जब सेल्वम की बेटी अम्मू घर में खेल रही थी तो तभी उसकी पीठ पर चोट लग जाती है। सेल्वम अपनी बेटी की पीठ पर दवाई वगैरह लगाता है। तो अब दोस्तों ये जो सेल्वम की बेटी की पीठ पर चोट लगी है ये आगे स्टोरी को कनेक्ट करेगी। इन सब के अलावा वरदराज ने एसआई को ऑर्डर दिया था कि वह बाजार जाकर सेम महाराजा के कचरे के डिब्बे की तरह दिखने वाले किसी डिब्बे को ढूंढ कर लाए, ताकि महाराजा को वह डिब्बा पकड़ाकर उससे 5 लाख रुपए हासिल किए जाए। इसलिए वह एसआई बाजार में घूम घूम कर वैसे ही कचरे के डिब्बे को ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं भी वह कचरे का डिब्बा नहीं मिला। इसी बीच वह अपने दोस्त नल्ला शिवा से मिला। नल्ला शिवा पुलिस के खबरी की तरह काम करता था। वह एसआई नल्ला शिवा को पूरी बात बताता है कि अगर उन्होंने महाराजा के कचरे के डिब्बे जैसे दिखने वाले किसी भी डिब्बे को ढूंढ लिया तो महाराजा उन्हें 5 लाख रुपए तक दे सकता है। नल्ला शिवा कहता है कि अगर वह लाखों रुपए देने को तैयार है तो जरूर से करोड़ों रुपए मिल जाए उस कचरे के डिब्बे को पाकर। तो हो सकता है कि उस कचरे के डिब्बे में जरूर ऐसा कुछ तो है जो उसे करोड़ रुपए दिला सकता है। इसके बाद अगले दिन नल्ला शिवा उस एसआई को एक आदमी के पास लेकर जाता है और कहता है कि ये आदमी 2 दिन में हमें सेम वैसा ही कचरे का डिब्बा बनाकर दे देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेल्वम पर, जो कि अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक ज्वेलरी की शॉप पर आया होता है, क्योंकि 2 दिन बाद उसकी बेटी अम्मू का बर्थडे था, इसलिए वह यहाँ उसके लिए डायमंड की चेन खरीदने आया था। यहाँ उसकी बेटे को एक रेड डायमंड की चेन बहुत पसंद आ जाती है। तब सेल्वम उसी चेन को पैक करने को कहता है। तब उसकी वाइफ कहती है कि यह चेन रेड डायमंड की है और काफी महंगी भी है, इसलिए इस चेन को रहने दीजिए। सेल्वम कहता है कि मैं अपनी बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस चेन को ही खरीदूंगा। वह शॉप ओनर से उसी चेन को पैक करने को कहता है। तब शॉप ओनर कहता है कि इस चेन को बनने में 2 दिन लगेंगे, इसलिए आप परसों इस चेन को लेने आ जाइएगा। फिर रात को सेल्वम अपनी वाइफ से कहता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत पढ़ाऊंगा, इसे कभी भी पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। ये डॉक्टर, कलेक्टर जो भी बने इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दूंगा। ये सुनकर उसकी वाइफ कहते हैं कि हाँ, आपके पिता ने तो बैंक खोलकर रखा हुआ है। मतलब उसकी पत्नी को पता नहीं था कि सेल्वम किस तरह लोगों को मारकर चोरी कर पैसे कमाता था। 2 दिन बाद जब उसकी बेटी का बर्थडे आता है तो वह घर पर एक बड़ी सी पार्टी रखता है, इसलिए उसकी वाइफ आसपास के रहने वाले सभी पड़ोसियों को अपने घर पर खाना खाने आने को कहती है। और सेल्वम भी उसी ज्वेलरी की शॉप से अपनी बेटी की चेन को लेकर आने लगता है। तभी उसकी वाइफ उसे कॉल करती है और कहते हैं कि आज आपकी बेटी का बर्थडे है तो आप अपनी दाढ़ी को ट्रिम करवा कर आइएगा, वैसे भी बड़ी दाढ़ी में आप जचते नहीं हो। इसके बाद सेल्वम एक सैलून पर अपनी दाढ़ी को ट्रिम करवाने जाता है। हम इस सैलून में महाराजा और उसके पुराने मालिक को देखते हैं। तो अब कहीं ये कहानी पास्ट में तो नहीं चल रही, क्योंकि महाराजा भी काफी जवान दिख रहा है, मतलब उसकी दाढ़ी भी काली है। सेल्वम महाराजा से अपनी दाढ़ी को ट्रिम करने को कहता है। महाराजा अपनी ट्रिमिंग मशीन से उसकी दाढ़ी को ट्रिम करने लगता है, लेकिन तभी उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। तो सेल्वम उसे बाहर से बैटरी लेकर आने को कहता है। महाराजा के बाहर जाने के बाद सेल्वम के पास उसके दोस्त का कॉल आता है और उसका दोस्त उससे कहता है कि अखबार में हमारे द्वारा किए हुए हर
अपराध की खबर छपी हुई है और रिसेंटली हमने जो मर्डर किया है उसके बारे में भी अखबार में लिखा हुआ है। सेल्वम अखबार को देखता है तो सच में उसमें उनके बारे में खबर छपी हुई थी और इसी अखबार में हम अखबार की तारीख भी देखते हैं जो कि 2009 की होती है। यानी कि मेरा शक सही निकला, ये कहानी पास्ट में ही चल रही थी। सेल्वम अपने दोस्त से कहता है कि ये पुलिस वाले कुछ भी खबर छापते रहते हैं क्योंकि इन्हें किसी को भी अगर केस को क्लोज करना होता है तो तुम इन सब पर ध्यान मत दो और आज तुम मेरे घर पर खाना खाने आ जाना क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे है। यह कहकर वह फोन कट कर देता है। फिर वह पीछे मुड़कर देखता है तो महाराजा उसके पीछे खड़ा होता है। अब उसे डर रहता है कि कहीं महाराजा ने उसकी बात सुन तो नहीं ली, लेकिन वह महाराजा से अपनी दाढ़ी बनवाकर सीधा अपने घर पर चला जाता है। अब घर पर वह यही बात सोच रहा होता है कि कहीं महाराजा ने उसकी बात सुन ना ली हो। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि आप जो अपनी बेटी के लिए चेन लेकर आए थे वो मिल नहीं रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेल्वम अपनी चेन को महाराजा की दुकान पर ही छोड़ आया था। महाराजा अपने मालिक से कहता है कि अभी हमारे सैलून में जो कस्टमर आया था वह अपनी चेन को यहीं भूलकर चला गया, तो मैं अब उसे चेन वापस लौटाने जा रहा हूँ। इधर सेल्वम अपने दोस्तों से कहता है कि जब सैलून में तुमने मुझे कॉल किया तो सैलून पर काम करने वाले एक नाई ने हमारी बातों को सुन लिया था और अब मुझे डर है कि कहीं वो पुलिस के सामने हमारी पोल ना खोल दे। वो ऐसा करे उससे पहले हमें उसे मारना होगा। तभी महाराजा भी यहाँ आ जाता है वह चेन वापस लौटाने के लिए, लेकिन तभी उसके पीछे एक पुलिस वैन भी यहाँ आ जाती है। सभी पुलिस वाले सेल्वम और उसके दोस्त की तरफ बढ़ने लगते हैं। पुलिस वालों को अपनी तरफ आता देख सेल्वम को लगता है कि महाराजा ने पुलिस को उसके बारे में सब बता दिया है और वह पुलिस को लेकर यहाँ आया है, लेकिन महाराजा तो बस यहाँ उसकी चेन वापस लौटाने आया था और उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पुलिस वाले सेल्वम और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं और बड़ी जनता के सामने उन दोनों को पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तो ही था वह खूनी लुटेरा। शकल से तो बड़ा मासूम लगता है पर किसे मालूम यह मासूम चेहरा खूनी भी हो सकता है। अपने पति को पीटता देख उसकी पत्नी बाहर आती है और पुलिस वालों से पूछती है कि आप मेरे पति को क्यों मार रहे हो। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा पति हत्यारा है, इसने कई लोगों को मारा है और कई औरतों का रेप किया है। तब उसकी पत्नी सेल्वम से कहते हैं कि आप बता दीजिए इन्हें कि आप खूनी नहीं हो, लेकिन सेल्वम अपना सिर नीचे कर लेता है जिससे उसकी पत्नी समझ जाती है कि उसका पति ही खूनी हत्यारा है। तभी सेल्वम का दोस्त स्कूटी में से गन निकालता है और एक पुलिस वाले पर गोली चला देता है। तब बदले में पुलिस वाले भी उस पर गोली चला देते हैं और उसका दोस्त मारा जाता है। अब पुलिस वाले सेल्वम को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सेल्वम आखिरी बार अपनी पत्नी और बेटी से मिलना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी कहते हैं कि इस आदमी को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं इसकी परछाई तक अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी। अब सेल्वम अपनी फैमिली से खुद को दूर होने का जिम्मेदार महाराजा को मान रहा था, इसलिए वह गुस्से में महाराजा की तरफ देखता हुआ यहाँ से जा रहा था। खैर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते कि वह एसआई और नल्ला सेवा उसी आदमी के पास आए हुए थे जिसे इन दोनों ने महाराजा जैसा सेम कचरे का डिब्बा बनाने को कहा था। ये देखते कि उस आदमी ने हूबहू महाराजा के कचरे के डिब्बे की तरह दिखने वाला डिब्बा बना दिया था। ये दोनों उस डिब्बे को लेकर वरदराज के पास जाते हैं और वरदराज उस डिब्बे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह नल्ला सेवा और उस एसआई से उस कचरे के डिब्बे को हूबहू महाराजा के डिब्बे की तरह पुराना बनाने को कहता है। तब नल्ला सेवा और एसआई उस डिब्बे को महाराजा के पुराने डिब्बे की तरह बना देते हैं। इसके बाद ये दोनों उस डिब्बे को लेकर वरदराज के पास आते हैं। अब इनका प्लान था कि ये किसी भी एक आदमी को नकली चोर बनाएंगे जो महाराजा के सामने कबूले कि उसने उसके कचरे के डिब्बे को चुराया है, और उसके बाद अगर महाराजा को लगा कि ये डिब्बा नकली है तो वह इनका पीछा जरूर करेगा, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि महाराजा वाले डिब्बे में जरूर ऐसा कुछ तो है जिससे उसे करोड़ों रुपए मिलने वाले थे। अगर वो चीज महाराजा को इस डिब्बे में नहीं मिली तो वह शायद इनका पीछा करे, ऐसा इन तीनों का सोचना था। अब वरदराज अपने आदमी को कॉल करता है और उनसे कचरे के डिब्बे को चुराने वाला चोर बनने को कहता है, लेकिन वरदराज जिसके भी पास कॉल करता है वह कचरे के डिब्बे का चोर बनने से मना कर देता है। तब वरदराज नल्ला सेवा और उस एसआई से कल सुबह तक किसी एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाने को कहता है जो कचरे के डिब्बे के चोर की एक्टिंग कर सके और बदले में वह एक्टिंग करने वाले को 50,000 रुपए देने को कहता है। तब नल्ला सेवा कहता है कि और क्यों, वह खुद चोर की एक्टिंग करने के लिए तैयार है। वरदराज कहता है कि परफेक्ट, ये तो और भी बढ़िया है, मैं भी पुलिस स्टेशन में कॉल करता हूँ और महाराजा से विस्तार में उसकी कहानी को एक्सप्लेन करने को कहता हूँ ताकि तुम अच्छे से रिहर्सल कर सको। फिर वरदराज पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और वहाँ के हेड कांस्टेबल से कहता है कि महाराजा से कहो कि वह अपनी कहानी को विस्तार से बताए कि उसके घर में चोरी कैसे हुई थी। तब वह हेड कांस्टेबल वैसा ही करता है और महाराजा से उसकी स्टोरी को विस्तार में बताने को कहता है और इधर वे तीनों मोबाइल पर उसकी बातों को सुनने लगते हैं। महाराजा कहता है कि उस रात करीब 10 बजे वह अपने सैलून को बंद कर अपने घर के लिए निकल गया। हम देखते हैं कि उसकी बेटी ज्योति उसकी जगह उस रात घर पर आती है क्योंकि उसका स्पोर्ट्स कैंप पूरा हो गया था। महाराजा आगे बताता है कि घर आने पर उसने गमले में से चाबी निकाली और वह अंदर गया और उसने हॉल की लाइट को ऑन किया और अपने बैग को उतारकर नीचे बिस्तर पर रखा। हम देखते हैं कि उस दिन यह सब उसने नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति ने किया था और महाराजा नहीं बल्कि ज्योति अंदर आई और उसने लाइट को ऑन किया और अपने बैग को उतारकर नीचे रखा। फिर ज्योति कपड़े चेंज करने के लिए एक रूम के अंदर गई और अपने कपड़े बदलने लगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 आदमी भी छुपे हुए थे जो और कोई नहीं बल्कि नल्ला सेवा और धना थे। ये दोनों बेशर्मों की तरह ज्योति को कपड़े बदलते हुए देख रहे थे। तभी धना पीछे अलमारी से टकरा जाता है जिससे यहाँ आवाज पैदा होती है जो ज्योति को सुनाई देती है। ज्योति पूछती है कि यहाँ पर कौन है। तभी नल्ला सेवा उसके मुंह को पकड़ लेता है ताकि वह चिल्ला ना पाए। साथ ही धना भी आकर उसे पकड़ने लगता है। ज्योति उनसे खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है और वह नल्ला सेवा के हाथ पर भी काट लेती है। तभी हॉल के अंदर छुपा हुआ सेल्वम यहाँ आता है और वह रोड से ज्योति के सिर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है और वह ज्योति को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। फिर ये तीनों बाहर हॉल में आते हैं और यहाँ धना नल्ला सेवा से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि वह रोज
कल 10 बजे तक अपने घर पर आता है, तो आज उसे आने में देरी कैसे हो गई। नल्ला सिवा कहता है कि पता नहीं आज उसे देरी कैसे हो गई, नहीं तो वह रोज इसी टाइम पर आ जाया करता था। ठीक इसके अपोजिट हम महाराजा को देखते हैं, जो कि एक जूते की शॉप पर से अपनी बेटी के लिए जूते खरीद रहा था। वही जूते जो उसकी बेटी ने उसे लाने को कहा था, पर अनलकीली आज शॉपकीपर के पास उसकी बेटी द्वारा पसंद किए हुए जूते नहीं होते हैं। शॉपकीपर महाराजा से कहता है कि मेरी 3 किलोमीटर दूर यहाँ से एक और दुकान है, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी अपने असिस्टेंट को भेजकर सेम ऐसे ही जूते मंगा लेता हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए। इधर घर पर नल्ला सिवा की नीयत बिगड़ने लगती है और वह सेल्वम से कहता है वह ज्योति के साथ गंदा काम करना चाहता है। तब सेल्वम भी उसे परमिशन दे देता है और नल्ला सिवा ज्योति का रेप करने लगता है। थोड़ी देर बाद नल्ला सिवा अपना काम कर बाहर आता है। अब ये तीनों महाराजा के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर वेट करने पर भी जब महाराजा नहीं आता है तो धना ज्योति को मारने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी नल्ला सिवा कहता है कि उसे एक बार और ज्योति के साथ गंदा काम करना है। नल्ला सिवा एक बार फिर ज्योति का रेप करता है और बाहर आता है। इसके बाद धना फिर से ज्योति को मारने जाने लगता है, लेकिन सेल्वम कहता है नहीं, छोड़ दो उसे, वैसे भी हमने उसकी हालत मौत से बदतर कर दी है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब महाराज आता है और जब वह अपनी बेटी की यह हालत देखता है तो वह उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में उसकी बेटी उससे पूछते है कि पापा आखिर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या आप मुझे उन लोगों के पास ले जा सकते हो जिन्होंने मेरी यह हालत की। मुझे उनसे पूछना है कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अपनी बेटे की ये बात सुनकर महाराजा फूट फूट कर रोने लगता है। खैर कहानी प्रेजेंट में आती है। महाराजा उस हेड कांस्टेबल से रोते हुए कहता है कि सर आप प्लीज मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए, यह कहकर वह यहाँ से जाने लगता है। अब फोन पर यह सारी बात सुनकर नल्ला सिवा पसीना पसीना हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि महाराजा कचरे के डिब्बे के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी का बदला लेने के लिए यह सब कर रहा था। वह तुरंत सेल्वम को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है कि महाराजा कचरे के डिब्बे के बहाने हम तक पहुंचना चाहता है। सेल्वम कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ आया हुआ हूँ, पर कल जैसे ही मैं लौटकर वापस आऊंगा वैसे ही हम दोनों महाराजा का काम तमाम कर देंगे। इसके बाद अगले दिन वरदराज और वह एसआई दोनों नल्ला सिवा को चोर बनाकर महाराजा के घर पर लेकर आते हैं और महाराजा को उसका डिब्बा वापस देते हैं और कहते हैं कि ये रहा तुम्हारे कचरे के डिब्बे का चोर, अब बताओ इसके साथ करना क्या है। फिर वरदराज नल्ला सिवा से एक्टिंग करने को कहता है कि वह किस तरह से घर में घुसा था। तब नल्ला सिवा बताता है कि वह किस तरह से महाराजा के घर में घुसा था और उसने किस तरह से महाराजा का मुंह पकड़ा। तो महाराजा को इस पर थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है कि कहीं नल्ला सिवा ने ही तो उसकी बेटी का रेप नहीं किया। तभी उसे याद आता है कि उसकी बेटी ने उससे कहा था कि उस दिन घर में 3 लोग घुसे थे और उनमें से जब उसकी बेटी का हाथ एक पर पड़ा तो उसकी पीठ पर सूजन का निशान था। तब महाराजा नल्ला सिवा के पास आता है और उसकी पीठ को छूकर देखता है तो उसके पीछे सूजन का निशान होता है। वह समझ आता है कि नल्ला सिवा ने उसकी बेटी का रेप किया है। फिर वह वरदराज से कहता है कि वह नल्ला सिवा से कुछ बात करना चाहता है। तब वो वरदराज और वह एसआई दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर महाराजा नल्ला सिवा से पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। नल्ला सिवा कहता है कि करीब 54 साल। महाराजा कहता है कि उसने कहा था तुमसे उसे दर्द हो रहा है, फिर भी तुमने उसके साथ यह किया। तब नल्ला सिवा कहता है कि भूल जाओ इस बात को, वह बहुत खूबसूरत थी तो मेरी नीयत बिगड़ गई। अच्छा हुआ हमने उसे जान से नहीं मारा, तो अब तुम खुशी से रहो और मुझे भी कुछ रहने दो। तभी यहाँ वरदराज आता है और महाराजा से कहता है कि महाराजा बताओ अब इसके साथ करना क्या है, इसे क्या सजा देनी है। महाराजा कहता है कि इसे छोड़ देते हैं सर, इसे जाने दो। वरदराज कहता है कि इसने तुम्हारी बेटी का रेप किया हो तब भी इसे छोड़ दे। वह महाराजा को एक चाकू उठा कर देता है और कहता है कि ये लो और उसका गला काट दो। जी हाँ दोस्तों, वरदराज को पता चल गया था कि नल्ला सिवा ने ही महाराजा की बेटी का रेप किया था। इसके बाद वरदराज और वह एसआई दोनों यहाँ से चले जाते हैं और महाराजा गला काट कर नल्ला सिवा को मार देता है। इसके बाद महाराजा सेल्वम के बारे में पता करते हुए उसकी बिल्डिंग में जाता है जहाँ वह उसके आदमियों को मारने लगता है। थोड़ी देर बाद जब यहाँ सेल्वम आता है तो महाराजा सेल्वम को देखकर थोड़ा शौक हो जाता है कि आखिर सेल्वम ने ऐसा क्यों किया। सेल्वम महाराजा को पीटने लगता है और कहता है कि तुमने जब मुझे पुलिस के हवाले करके मुझे मेरी फैमिली से अलग कर दिया तब मैं जेल में सोचता रहता था कि जब भी मैं बाहर आऊं तो तुम्हें कैसे मारूं। तभी महाराजा सेल्वम से खुद को बचाता है और उसे मारने लगता है और एक पत्थर से उसकी टांग तोड़ देता है। फिर महाराजा सेल्वम से कहता है कि तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया वैसा क्या तुम अपनी खुद की बेटी के साथ करते। सेल्वम कहता है कि तुमने मुझे जो दर्द दिया है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है उसे तुम पूरी जिंदगी भर उबर नहीं पाओगे। तभी यहाँ आशीर्वाद उसकी बेटी ज्योति को लेकर आती है। ज्योति महाराजा से कहती है कि पापा मुझे उस आदमी से बात करनी है कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर ज्योति सेल्वम के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ जो किया उससे ये मत सोचना कि तुमने मुझे तोड़ दिया, मैं मूव ऑन करूंगी और जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। फिर ज्योति कुछ गहने सेल्वम की तरफ फेंकती है और कहती है कि इन गहनों के लिए तुम मेरे घर पर आए थे ना, तो रखो इन गहनों को, चिंता मत करो, मेरे पापा तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हारी जान बख्शती हूँ। यह कहकर वह महाराजा के साथ यहाँ से जाने लगती है। तभी सेल्वम उन गहनों को देखता है तो उन गहनों में उसकी बेटी की चेन भी होती है जो कि सालों पहले उसने अपनी बेटी अम्मू के जन्मदिन के लिए खरीदी थी। इस चेन को देखकर उसे एक आदमी की बात याद आती है जिसने उसे बताया था कि सालों पहले एक आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ चेन लौटाने के लिए उसकी पत्नी के घर पर आया था, जो कोई और नहीं बल्कि महाराजा और उसकी पत्नी और बेटी थे। यहाँ हमें बताया जाता है कि सेल्वम की पत्नी उस चेन को लेने से मना कर देती है, यह कहकर कि सेल्वम ने ये चेन पाप के पैसों से खरीदी है, अगर उसने ये चेन अपने पैसों से खरीदी होती तो वह उसे जरूर रखती। यहाँ महाराजा की पत्नी बाहर एक खिलौने की दुकान को देखती है तो वह महाराजा से
सेल्वम की बेटी के लिए खिलौना लेकर आने को कहती है। महाराजा उसी दुकान में सेल्वम की बेटी के लिए खिलौना लेने जाता है। और हाँ दोस्तों, आपको याद हो तो यह मूवी की शुरुआत वाला ही सीन होता है जिसमें महाराजा टेडी बेयर के साथ एक मूर्ति भी खरीदता है। और तभी यहाँ एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर जहाँ महाराजा की पत्नी, बेटी और साथ ही सेल्वम की पत्नी और बेटी भी उसी घर में थे घुस जाता है और एक बड़ा हादसा हो जाता है। और इस हादसे में महाराजा की पत्नी, बेटी और साथ ही सेल्वम की पत्नी भी मारी जाती है। लेकिन सेल्वम की बेटी इस हादसे में बच जाती है क्योंकि एक कचरे के डिब्बे ने उसे कवर कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, ज्योति महाराजा की नहीं बल्कि सेल्वम की खुद की अपनी बेटी होती है जिसे महाराजा ने अपनी बेटी की तरह पाला था। अब सेल्वम को उसके दोस्त ने बताया था कि उस हादसे में उसकी पत्नी और बेटी मारी गई थी, पर जो उसके घर पर आया था यानी कि महाराजा, उसकी पत्नी ही उस हादसे में मरी थी पर उसकी बेटी इस हादसे में बच गई थी। अब सेल्वम समझ आता है कि ज्योति महाराजा की नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी अम्मू थी। वह ज्योति की पीठ पर बचपन में लगी चोट के निशान को देखता है तो वह पूरा कंफर्म हो जाता है कि ज्योति उसकी बेटी अम्मू है। अब यह पता चलने पर सेल्वम बुरी तरह से टूट जाता है और वह रोते हुए ज्योति को अम्मू कहकर आवाज लगाने लगता है। तब महाराजा ज्योति को आशीर्वाद के साथ भेजकर सेल्वम के पास आता है। सेल्वम उससे कहता है कि ज्योति मेरी ही बेटी है ना, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। वह महाराजा से कहता है कि प्लीज एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं उसका बाप हूँ, प्लीज एक बार। लेकिन महाराजा उसे धक्का देकर कहता है कि वह तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है और यहाँ से चला जाता है। अब सेल्वम को अपनी करनी पर बहुत अफसोस होता है, इसलिए वह बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।